नमस्कार। कल हमारा टॉपिक 1857 हम डिस्कस कर रहे थे पहली क्लास में। तो महालवाड़ी व्यवस्था हम बता रहे थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि को अपने लाभ के लिए तबाह किया। इसी में हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इस व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ा और वहीं आपका अंग्रेज़ों को लाभ हुआ और उनको एक मिडिल मैन की प्राप्ति हुई। इसी तरह से हम देखेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इस व्यवस्था से भारतीय किसानों का शोषण किस प्रकार हुआ, अंग्रेज़ों का लाभ किस प्रकार से हुआ और एक मिडिल मैन की प्राप्ति अंग्रेज़ों को कैसे हुई और कैसे भारतीय ग्रामीण व्यवस्था तबाह हुई और किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण बढ़ा। उस शोषण से ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास के मामले बढ़े, उनकी संख्या बढ़ी और किस तरह से आपका गांव के लोग शहरी क्षेत्र में आपका मजदूर बन करके, और वो भी एक ऐसी स्थिति में रहे जहां आपका मैक्सिमम स्लम आपका पैदा हुई। तो महालवाड़ी सिस्टम बेसिकली 1819 में हाल्ट मैकेंजी इन्होंने देखा कि जो स्थायी बंदोबस्त है उससे अंग्रेज़ों को लाभ कम हो रहा है और जमींदारों को लाभ ज़्यादा हो रहा है। इससे बार्गेनिंग जो पावर थी वो धीरे धीरे जमींदार की ज़्यादा बढ़ जाएगी, जमींदार आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा और उनका जो प्रभुत्व है आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण उन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों की बजाय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी जो कमियां थी, इसके जो दोष थे, इस तरफ जब हाल्ट मैकेंजी ने इशारा किया और मैकेंजी माइन्यूट में इन चीज़ों को वो वर्णित करते हैं, मैकेंजी माइन्यूट कहेंगे इसको, जिसमें उन्होंने इस कमियों को इशारा किया। बट अभी केवल मैकेंजी ने सुझाव दिए हैं, कोई कानून नहीं बना है। परंतु 1822 में रेगुलेशन 7 द्वारा मैकेंजी के सुझावों को लीगली रूप दे दिया गया, मैकेंजी के सुझावों को लागू कर दिया गया और यहीं से आपका महालवाड़ी व्यवस्था पैदा होती है। महालवाड़ी व्यवस्था का आरंभ यहीं से होता है। अब हम देखें कि महालवाड़ी व्यवस्था में एक वर्ड है महाल। महाल बेसिकली आपका एक गांव के संदर्भ में यूज किया जाता है। गांव, विलेज, या मुगल काल हो या उससे पहले आपका सल्तनत हो, मध्यकाल में जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी उन प्रशासनिक इकाइयों में हमने देखा कि एक आपका मौजा, MAUZA, मौजा, या उससे आगे हम देखेंगे तरफ, ये कुछ प्रशासनिक इकाइयां होती थी जिनके आधार पर आपका प्रशासन को बांटा जाता था। तो इसी को हम मौजा भी कह देते हैं, गांव को मौजा भी कहा जाता है, मौजा भी कह दिया जाता है। तो महाल यानी कि मौजा पर जो है आपका एक इकाई माना गया गांव को और इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो बेसिकली ये व्यवस्था है क्या महालवाड़ी, उसको देखेंगे। तो पहली बात तो महालवाड़ी यानी कि महाल, जिसमें गांव को एक यूनिट माना गया है, थी क्या। सबसे पहले हमें ये देखना होगा
परमानेंट सेटलमेंट और रैयत वाड़ी। ये जो दो इकाइयां आपका व्यवस्थाएं थी, पहली व्यवस्था में जमींदार भू मालिक है और दूसरी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो है आपका इंडिविजुअल को बना दिया गया। तो पहले में आपका भूमि का मालिक जमींदार है और दूसरे में रैयत यानी कि सामान्य जो प्रजा है, जिसको आप पीजेंट भी कह सकते हैं, किसान, उसको भूमि का मालिक बना दिया गया। तो पहले जो व्यवस्था थी, यहाँ पर जमींदार के पास एब्सोल्यूट राइट है। जमींदार आपका वंशानुगत भी है, हेरिडिटरी है। मेरे बाद मान लीजिए कि ए है, ए के बाद ए का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो जमींदार बनते रहेंगे। अगर आपका तय समय पे अंग्रेजों को जो फिक्स अमाउंट है, आपका जो फिक्स रेंट है, वो पे करते रहेंगे। परंतु यहाँ किसान जो है आपका भूमि का मालिक बनाया गया। और इस दौरान आपका एक चीज़ देखने को मिली कि किसान अपनी भूमि को खरीद सकता है, बेच सकता है या गिरवी रख सकता है। तो भूमि खरीद फरोख्त की इकाई हो गई, यानी कि भूमि अब इंडिविजुअल की हो गई। तो दूसरी तरफ इन दोनों का जो मिक्सर है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है आपका, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ? महालवाड़ी सिस्टम में। कहाँ मिलता है? महालवाड़ी सिस्टम में। इस दौरान एक ऐसा वर्ग पैदा किया गया, जैसे यहाँ जमींदार पैदा हुए, मिडिल मैन पैदा हुए, यहाँ आपका महाल सिस्टम में, जो महालवाड़ी सिस्टम है, यहाँ पर आपको एक वर्ग पैदा हुआ लंबरदार, जिसको बाद में हम नंबरदार भी बोलने लग गए। अपभ्रंश हो गया, बदलते बदलते रूप। गांव में आज भी लंबरदार ही बोलते हैं। तो ये मिडिल मैन पैदा हुए, जैसे जमींदार यहाँ पैदा हुआ, इस व्यवस्था से साहूकार पैदा हुआ और इस व्यवस्था में लंबरदार पैदा हुआ। जो गांव में जो सामूहिक रूप से महाल के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, किस व्यवस्था में? महालवाड़ी में। उस टैक्स का जो कलेक्शन होता था, वो कलेक्शन ये लोग करते थे अंग्रेजों के लिए, और बदले में इनको एक निश्चित अनुपात में आपका इनका कमीशन मिल जाता था। इनका कमीशन इनको मिल जाता था, लंबरदार को। पहली चीज हुई। यहाँ जमींदार पैदा हुए, यहाँ किसान थे तो यहाँ साहूकार पैदा हुए, और तीसरी व्यवस्था में लंबरदार पैदा हुए, जिन्होंने समय आने पर आपका अंग्रेजों की खूब सहायता की। जैसे 1857 के विद्रोह में जमींदार, साहूकार, लंबरदार अंग्रेजों की तरफ थे। अधिकतर, ऐसा नहीं कि 100 के 100%। जिनके हित अंग्रेजों से जुड़े हुए थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और खास करके आर्थिक हित इनके अंग्रेजों से जुड़े हुए थे। तो ये आपका महालवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार आ गए। दूसरा, अब महालवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स था, अब मैंने बताया कि दोनों का मिला जुला रूप था पहला तो, और दूसरा आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था में जो लगान था वो किस पर लगाया गया? महाल पर, पूरे गांव पर। पूरे गांव पर कर लगा दिया गया। कर इकट्ठा करने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? लंबरदार को दे दी गई कि आप इकट्ठा कीजिए, आप मिडलमैन हैं और आप हमें दे दीजिए। उसके बदले में निश्चित अनुपात उसको दे दिया जाता था। दूसरी तरफ 1822 के रेगुलेशन में जो अधिनियम 7 था, 1822 का जो एक्ट 7 था, ये बहुत कठोर था, बहुत ज़्यादा कठोर था, रिज था, बदलना इसको थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें कर की जो दर थी, जो रेट था, रेट ऑफ रेंट था, जो आपका जो लगान लगाया जाता था, जो भाटक लगाया जाता था, वो बहुत ऊंची मात्रा में थी, बहुत ज़्यादा ऊंची मात्रा में थी। किसान उसको समय पर दे ही नहीं पाएगा, किसान उसको समय पर दे ही नहीं पाएगा। कारण क्या है? उसका सिंपल सा रीजन है कि भारतीय खेती मानसून का जुआ है। पहले तो बहुत बड़ा था, आज भी है। आज तो कुछ संसाधन हैं, कुछ आपका आधारभूत ढांचा बना है सिंचाई का, उसमें तो वो भी नहीं था, वो भी नदारद था।
तो ऐसे में कैसे वो समय पे रेंट दे पाए। और दूसरी तरफ किसान को अधिकतर वो फसलें पैदा करनी होती थी जिससे उसके पशु और वो खुद आपका पेट भर सके, इसलिए वो खाद्यान्न फसल की तरफ ज्यादा जाता था कि सूखा पड़ेगा तो कम से कम अनाज तो घर में स्टॉक होगा। बट अनाज की कीमतें ज्यादा नहीं होती, इसलिए जो लगान लगाया गया, अधिकतम जो आपका लगान लगाया गया, उसको पूरा करने के लिए चाहे अंग्रेज हो और उनके माध्यम से जो मिडलमैन हैं, उन्होंने आपका जो नकदी फसलें थी उनको पैदा करने के लिए प्रेरित किया। नकदी फसलें तो पैदा हो जाएंगी, उनसे लाभ भी ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअल में किसान को लाभ वो बहुत थोड़ा मिलेगा। पहला तो मंडी से जुड़ा हुआ नहीं है किसान प्रॉपर, दूसरा उसका अधिकतम लाभ अंग्रेज ले जाएंगे क्योंकि अधिकतम लगान लगा रखा है, उसके पास फिर से कम बचेगा। और अब ये स्थिति है कि अकाल पड़ गया तो उसके पास अनाज भी नहीं है, तो अकाल की जो मारक क्षमता है वो और ज़्यादा हो जाएगी। पहले मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती थी, अब लाखों में हो जाएगी, अनाज ही नहीं है। और सरकार, कंपनी यानी कि उसका टारगेट क्या है? अधिकतम लूट। तो लूट पर बेस कंपनी आपको किसी भी हाल में वेलफेयर आपका नहीं करेगी, कल्याण नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति और खराब है। तो ये आपका अधिकतम रेंट हुआ। अधिकतम रेंट से जो है आपका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बता दिया। दूसरी तरफ जो है आपका, जब बेंटिक आते हैं, विलियम बेंटिक आते हैं तो वो देखते हैं कि इसके कारण जो पंजाब है, सेंट्रल प्रोविंस है, अवध है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, यहाँ स्थिति बहुत खराब है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो इसको बदलते हैं और 1833 में रेगुलेशन 8 के द्वारा इसमें बदलाव लाया जाता है। जहां रेगुलेशन 7 बहुत रिजिड था और ये रेगुलेशन जो 1833 में आया ये बहुत फ्लेक्सिबल था, ये बहुत फ्लेक्सिबल था। इसको हम बेसिकली देखेंगे तो मार्टिन बर्ड की व्यवस्था भी कह देते हैं। ये सारा कामकाज मार्टिन बर्ड की देखरेख में हुआ था, तो इसको हम बर्ड सिस्टम भी बोल देते हैं, मार्टिन बर्ड की व्यवस्था जो उत्तर भारत में लागू हुई। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी और जो लगान की दर थी वो 66% थी। बट इसमें भी एक दिक्कत थी जो अधिनियम 7 में थी, जो 22 में आया था। जो महाल था उसमें कई प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे अगर हम इस तरह देखें कि ये एरिया बसावट के लिए हो सकता है, इस एरिया में आपका कहीं आपका तालाब हो सकते हैं, बाग हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरा ये जो भूमि है ये कम उपजाऊ होगी, ये भूमि है ये मध्यम होगी, और बाकी की जो भूमि बच गई ये अच्छी उपजाऊ हो सकती है। बट कर की दर सब पर समान है। एक समस्या ये, जहां कम उपजाऊ है वहां भी समान कर, जहां ज्यादा उपजाऊ है वहां भी समान कर, तो कम वाला तो और परेशान हो जाएगा, उसका शोषण और ज्यादा होगा, उसकी बचत और कम हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने कहा था कि भाई ये क्षेत्र है जैसे, या ये क्षेत्र है, कहीं तालाब है, कहीं बागान है, कहीं समलाती भूमि है जहाँ कोई उत्पादन ही नहीं हो रहा, इस व्यवस्था में इसको भी शामिल कर लिया गया। यानी कि रेंट इस पर भी लगेगा जहां उत्पादन ही नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जहां उत्पादन नहीं हो रहा आपने रेंट उस पर भी लगा दिया, शोषण और बढ़ करके आया। दूसरी बात इसके साथ साथ कि भाई रेंट उस पर भी लगाया गया जहां आपका उत्पादन नहीं हो रहा। बट इसमें एक चीज और भी थी, जो गांव जिसको एक इकाई माना गया
उसका जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का यानी कि उत्पादन कैसे तय होगा? वो आपका बेसिकली अनुमान के आधार पर, अगर आपने उत्पादन का अनुमान लगा लिया तो वो कौन लगाएगा? कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, दूसरा जो आपका पटवारी हैं, दूसरा जो लंबरदार हैं, ये लगाएंगे। अब अगर इनको आर्थिक लाभ हो तो ये अनुमान हमेशा ज्यादा लगाएंगे। पहला तो उत्पादन जहां नहीं हो रहा वहां से भी आपने उत्पादन मान लिया, जैसे बंजर भूमि है या तालाब हैं या बागान है। दूसरा आपने उत्पादन ज्यादा मान लिया जितना हुआ है एक्चुअल में, तो जो लगान फिक्स कर दिया गया तय मानकों से ज्यादा लिया जा रहा है। भले ही आपने 66% फिक्स कर दिया, बट उससे भी ज्यादा आप लगान ले रहे हैं, तो शोषण और बढ़ करके आया किसान का। तो एक समस्या ये भी पैदा हुई कि अनुमान के आधार पर लिया जा रहा है, तो करप्शन होना निश्चित था कि करप्शन होगा ही होगा, ये निश्चित है। अब पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, इसी के कारण आप देखिएगा कि 1855 में, इन समस्याओं के कारण ही 1855 में आप आगे देखते हैं सहारनपुर रूल्स 1855, इसमें जो रेंट है, जो भाटक है, वो 50% तय किया गया, यानी कि लगान को घटा दिया गया। कारण किसान उस स्थिति में थे ही नहीं कि वो 66% भी दे पाए। 66% राज्य अगर ले रहा है तो बीच में कमीशन भी है, और मैंने अभी बताया अनुपजाऊ भूमि भी हो सकती है बहुत जगह, उस पर भी रेंट है। बागान है जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, उस पर भी रेंट है। तालाब है, खाली पड़ी ज़मीन है, उस पर भी रेंट है। श्यामलात जो भूमि है वहाँ भी रेंट है। तो उससे शोषण बढ़ रहा था, तो कंपनी ने देखा कि ज़्यादा हो रहा है तो 50% कर दिया। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आई कि महालवाड़ी सिस्टम कोई परमानेंट नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट था। और दूसरा, यानी कि समय समय बदलता रहता था। दूसरा ये भी है कि ये हर जगह एक जैसा नहीं था, हर जगह एक जैसा नहीं था। जैसे आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसको 30 वर्ष के लिए तय किया गया कि 30 वर्ष बाद इसको रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे इसकी। वहीं आपका इसको पंजाब में कितने वर्ष के लिए तय किया गया? 20 वर्ष के लिए। और किसी किसी केस में इसको कितने वर्ष के लिए तय किया गया? 10 वर्ष के लिए तय किया गया। तो इसका मतलब क्या था? ना तो एक जैसा था और ना ही स्थायी था, और जमींदारी व्यवस्था से भिन्न था। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के पास एब्सोल्यूट राइट थे, बट यहां एब्सोल्यूट राइट नहीं थे नंबरदार के पास। पहली बात समझ में आ रही है कि ये चीजें आपका इस व्यवस्था में थी। दूसरी बात, जो पंजाब वगैरह का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बहुत सारे क्षेत्र है, तो वहाँ जो कलेक्शन करते थे लगान का, उनको लंबरदार कहते थे। बट इन्हीं को अवध में क्या कहते थे? तालुकदार कहते थे। इन्हीं को अवध में क्या कहते थे? जो टैक्स कलेक्शन करते थे अंग्रेजों के लिए, तालुकदार कहते थे। और इन्हीं तालुकदारों का बड़ा योगदान था 1857 के विद्रोह में। कैसे था कि जब 1852 में इनाम कमीशन का गठन होता है, किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा। इनाम कमीशन में स्पष्ट तौर पर आपका इन तालुकदारों की, जागीरदारों की जो जमीनें थी, आपका जो जागीरें थी, जो इन्होंने अवैध रूप से तैयार कर ली थी, उनको जो है आपका क्या करने का ऑर्डर दे दिया गया? हड़पने का ऑर्डर दे दिया गया। वो समाप्त हो गई। तो ये वही तालुकदार थे जो 1857 के विद्रोह में अपनी जागीरों की पुनः प्राप्ति के लिए, यहाँ कोई आजादी का मतलब नहीं था इनका, ये सामंती व्यवस्था थी, इसमें सामंत अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। भले ही हम इसको राष्ट्रवाद का नाम दे दें, अब ये एक अलग इशू है।
तो जन आंदोलन की बजाय यहाँ किसका आंदोलन नजर आ रहा है? ये जन क्रांति की बजाय तालुकदारों का बड़ा योगदान नजर आ रहा है, अवध के तालुकदारों का। तो ये आपने देखा कि भाई किस तरह से आपका जो है इस व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ा। दूसरी तरफ जब अकाल पड़े, लगान देने की स्थिति में रहे नहीं, तो आपका कैसे किसानों ने खेती छोड़ करके शहरों की तरफ वो माइग्रेट करने लग गए, वहाँ प्रवास बढ़ा, गंदी गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो गए। किस तरह से वो आपका खाद्यान्न फसलों को छोड़ने पर मजबूर हुए और वाणिज्यिक कृषि की तरफ आए। और जब आपका अकाल आया, सूखा आया, तो उसकी मारक क्षमता और तेज हो गई और तीव्र हो गई, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ा। किस तरह से गांव में ही आपका एक वैसा वर्ग तैयार हुआ जिसको लंबरदार कहा गया, जो गांव में ही अंग्रेजों का सहारा पा करके धनी हो गया, जिसके पास गांव के बहुत सारे संसाधन इकट्ठा हो गए, चाहे वो धन बल हो चाहे वो बाहुबल हो, वो सारा बल उसके पास इकट्ठा होता चला गया। जब भी हम आज़ादी के बाद देखते हैं तो वो लंबरदार गांव में एक विशेष स्थान रखते मिलते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं नंबरदार हूं। तो ये व्यवस्था किस प्रकार से अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुई, ये समझ में आ गया। इसी में जो है दूसरा देखेंगे हम कि धार्मिक कारण। धार्मिक कारण देखेंगे, एक पुस्तक है माझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे जी हैं, इनकी पुस्तक है। तो माझा प्रवास में जो है आपका माझा प्रवास पुस्तक में ये बताते हैं कि विद्रोही मुहूर्त देख देख करके विद्रोह करते हैं, यानी कि आपका विद्रोहियों पर धर्म बहुत प्रभावी है। जब मुहूर्त देख करके विद्रोह की निश्चित तिथि तय करते हैं कि ये मुहूर्त के अनुसार विद्रोह सही रहेगा, तो नेचुरल सी बात है कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर धर्म बहुत प्रभावी है। तो धर्म जब प्रभावी है तो धार्मिक कारक बहुत ज्यादा फैक्टर आपका ऐसे होंगे जो प्रभावी होंगे। और कैसे अंग्रेजों ने भारत में भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को पतनशील बनाने की कोशिश की और कैसे उसका प्रतिकार हुआ, उसको देखते हैं जरा। जब भारत में अंग्रेज आते हैं आरंभिक समय में, तो कंपनी भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में बहुत रुचि नहीं ले रही है। कारण कंपनी का उद्देश्य केवल एक है, लूट, और वो भी आर्थिक लूट। उनको पता है कि अगर हम धार्मिक मामलों में रुचि लेंगे, सामाजिक मामलों में रुचि लेंगे, तो विद्रोह हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कंपनी आरंभिक समय में कुछ नहीं कर रही, बट 1813 में आपका धार्मिक प्रचार की अनुमति मिल जाती है। कारण क्या है 1813 में अनुमति मिलने का? धार्मिक प्रचार हो या शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंधन हो, वो क्या रीजन है? इस समय हम देखेंगे कि आपका एडम स्मिथ की जो हस्तक्षेपवादी विचारधारा है वो प्रभावी हो चुकी है। इंग्लैंड में धीरे धीरे जो व्यवस्था, जो व्यापार मर्केंटाइलिज्म पे चलता है, जो लूट पर चलता है, जिसका टारगेट है कि कोई कंपटीटर ना हो, अधिकतम लाभ मिले, यानी कि मेरी ही मोनोपोली रहे, इस प्रकार की वाणिज्यवादी विचारधारा थी। उसके स्थान पर हस्तक्षेप, उदारवाद आ जाता है, और उदारवाद उतना ही राज्य का रोल कम कर देता है अर्थव्यवस्था में, कि राज्य हस्तक्षेप ना करे अर्थव्यवस्था में, बाजार को खुला छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ इसी समय बेंथम, मील, इनके विचार भी प्रभावी हो रहे हैं, उदारवादी इनके विचारों से भी प्रेरित हैं। तीसरी तरफ इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति वो तेजी से आगे बढ़ रही है।
तेजी से बढ़ती औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वहां एक बड़ा पूंजीपति वर्ग पैदा हो रहा है। अब मर्केंटाइलिज्म की विचारधारा तो नहीं चल सकती कि मेरी ही मोनोपोली हो, कंपनी की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि आपका ब्रिटेन की संसद पर दबाव डाल करके उद्योगपतियों द्वारा चार्टर एक्ट पारित कराया जाता 1813 में, और वहाँ धर्म प्रचार, शिक्षा का प्रचार प्रसार, इनकी अनुमति ले ली जाती है। यानी कि समाज में हस्तक्षेप होगा, धर्म में भी हस्तक्षेप होगा, पूरी तरह से हस्तक्षेप की अनुमति मिल जाती है। कारण उद्योगपतियों को बाजार चाहिए, और बाजार हमें तभी मिलेगा जब हम या तो उनके धर्म के हों, उनके विचारों से साम्यता रखते हों, नहीं तो हम उनकी जीन्स क्यों पहनेंगे, उनके उत्पाद को क्यों लेंगे, जबकि हमारा हस्तशिल्प चल रहा है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। इसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया, शिक्षा का सहारा लिया। तो धार्मिक प्रचार 1813 में आपका आरंभ हो जाता है। दूसरी तरफ आपका कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, कंपनी अध्यक्ष मैंगल्स, वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर भाषण भी देते हैं कि हमें ईश्वर ने सौभाग्य से पूर्व का क्षेत्र प्रदान किया है, और हम एक छोर से दूसरे छोर तक उसको क्या कर देंगे, ईसाइयत में बदल देंगे, सबको ईसाई बना देंगे। यानी कि उनकी मनसा साफ है कि वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। दूसरा, 1850 में आप देखेंगे 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट पास हो जाता है। इसमें यह था कि अगर ए धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको अपने पूर्वजों की, यानी कि अपने पिताजी की संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा इस कानून द्वारा। बट इससे पहले यह था कि वो हिस्सा नहीं मिलेगा, तो मनुष्य अपने आर्थिक हितों के लिए अपने धार्मिक हितों को छोड़ देता था। बट अब ऐसा नहीं हुआ, ये कानून आ गया, और इस कानून का उद्देश्य ये था कि प्रलोभन के द्वारा धर्म परिवर्तन, यानी कि आपको पहले वाले बेनिफिट भी मिलेंगे जो आपके हैं, पूर्वजों के हैं, और हम भी आपको बेनिफिट देंगे। तो धर्म परिवर्तन को तेजी से बढ़ावा दिया गया। सबसे बड़ी समस्या हुई आपकी। अब दूसरा, जब इतना जोर शोर से धर्म प्रचार चल रहा है, ईसाई मिशनरीज भारत में दखलंदाजी बढ़ाने लग गए हैं, और उन्होंने इसका सबसे प्रमुख हथियार क्या माना, शिक्षा, और वो भी महिला शिक्षा में प्रवेश कर गए। जैसे श्रीरामपुर के जो मिशनरीज थे वो महिला शिक्षा की तरफ बढ़े, बैथून स्कूल जैसे आपका एस्टेब्लिश हुए, जिनमें शिक्षा के साथ साथ अपने जो धार्मिक विचार हैं उनको भी प्रचारित प्रसारित किया जाए। भारतीयों को लगने लग गया कि आने वाला समय बहुत खतरे भरा है, अब हमें ये क्या करेंगे, सबको ईसाई बना देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ हम देखेंगे आपका कि सामाजिक कारण क्या रहे 1857 के विद्रोह के। क्या ऐसे रीजन थे कि भाई भारतीय जो है विद्रोह करने पर मजबूर हुए। पहला, जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो वो पाश्चात्य विचारधारा को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो पाश्चात्य विचारधारा यानी कि ईसाई ही धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको ही प्रशासन की समझ है, वो आपका भला करने आए हैं, वो आपका कल्याण करने आए हैं, वो ईश्वर के दूत हैं। तो ऐसी विचारधारा वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और भारतीय इतिहास को कहते हैं कि प्राचीन काल हिंदू काल रहा और मध्य काल में मुस्लिम काल रहा, तो इस दृष्टि से अब हमारा काल है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं।
अब जब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौरान वो ये भी कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो बार्बरिक है, वो लगातार युद्ध में लगे रहते हैं, यहाँ कुछ भी क्रिएटिव नहीं हुआ है। आपका धर्म पतनशील है, आपकी संस्कृति पतनशील है, आपकी संस्कृति आपको लड़ना सिखाती है। वो हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को प्रभावी करने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में वो क्या करते हैं, कुछ सामाजिक सुधार भी लेकर के आते हैं, ये दिखाने के लिए देखिए कि अगर हम नहीं हैं तो ये सामाजिक रिफॉर्म भी नहीं है। सामाजिक रिफॉर्म का उद्देश्य यही था कि अपनी सत्ता की वैधता को जनता के बीच पुष्ट करवाना, कि जनता उसको पुष्टि कर दे कि हाँ भाई तुम वास्तव में ही आपका हमारे यहाँ रिफॉर्म देने आए हो, हमारा वेलफेयर करने आए हो, जबकि वो अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहते थे। एक्चुअल में तो अपने साम्राज्यवादी हित ही पूरा कर रहे थे कि जिससे भारत को आसानी से लूटा जा सके और भारतीय व्यक्ति ये भी कहे कि हाँ हाँ तुम सही कर रहे हो और तुम हमें लूट नहीं रहे, तुम हमारा वेलफेयर कर रहे हो। और ये बात हमने मान भी ली। जैसे 1829 में बेंटिक क्या करते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं, सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि धर्म सभा इसका विरोध करती है कि आप हमारे धार्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, जो हमारे सामाजिक मामले हम तक ही छोड़ दिए जाएं, हम रिफॉर्म अपने आप कर लेंगे, ये गलत बात है तुम्हारी। तो धर्म सभा इसका क्या करती है, विरोध करती है। धर्म सभा द्वारा विरोध हो जाता है कि आप ये रिफॉर्म मत कीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे इससे पहले 1803 में, अगर हम इससे पहले चलें तो 1803 में शिशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सती प्रथा कर दी जाती है। और 1856 में क्या करते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट ले आते हैं। तो भारतीय क्या समझते हैं कि हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। इवन की किताबों में भारतीयों का जो चित्रण है, अखबारों में आधा मनुष्य और आधा पशु के तौर पर दिखाते हैं। मतलब कि तुम अब भी पाशविक हो, तुम्हें अभी भी सभ्यता की समझ नहीं है, सभ्य नहीं हुए तुम, हम तुम्हें सभ्यता देने आए हैं, हम तुम्हें सिखाने आए हैं। तो इस तरह से चित्रण किया जाता है। तो भारतीय समाज में भी गुस्सा है, कृषि का पतन हो चुका है, समाज में गुस्सा है, धार्मिक रूप से आपका जो है हमें नियंत्रित कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमें क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम आपका शोषण नहीं कर रहे, भला कर रहे हैं। स्थानीय विद्रोह होते रहते हैं, बट वो छोटे स्तर पर हैं, स्थानीय स्तर पर हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है दूसरे क्षेत्रों पर, बट कभी भी बड़े क्षेत्र पर नहीं हो पाया था। तो ये आपका हमने देखे कौन से कारण, सामाजिक कारण। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो सैन्य कारण है, और इसी के साथ साथ कैसे उन्होंने हमें औद्योगिक रूप से पतनशील बनाया, भारत की लूट को बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हम जो है आपका कारणों के बाद में देखेंगे कि इसका कैसे विकास हुआ, और विकास के बाद हम देखेंगे कि क्या कारण थे कि भारतीय वीरता से लड़ते हुए इस संग्राम में परास्त हुए, और फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, और फिर हम इसको उपसंहार करेंगे इसका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने क्लास को देखा।